Good morning, students. Myself, Dr. Chanda Keswani, Associate Professor, Political Science, SPC Government College, Ajmer. Today, we talk about devices for maintaining the balance of power. आज हम शक्ति संतुलन स्थापित करने का साधनों का अध्ययन करेंगे। कल हमने अध्ययन किया था कि शक्ति संतुलन की क्या विशेषताएं हैं और शक्ति संतुलन एक विचारधारा के रूप में। तो शक्ति संतुलन स्थापित करने का सबसे पहला साधन है क्षतिपूर्ति, कंपेंसेशन। क्षतिपूर्ति या मुआवजे की नीति से अभिप्राय है कि एक राज्य को उतना दो जितना उससे ले लिया है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय तुल्यकारिता बनी रहे। युद्धों के पश्चात शांति संधियों में इसी आधार पर राज्यों के क्षेत्रों में प्रदेशों का आदान प्रदान होता है और सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है कि राज्यों की तुलनात्मक शक्ति यथापूर्व बनी रहे। सन 1713 की यूट्रेक्ट संधि के द्वारा पहली बार पोलैंड का 3 बार विभाजन किया गया, 1772, 1793 और 1795 में, और तीनों बार उसका बंटवारा इस प्रकार किया गया कि संतुलन कायम रहे। भूभागों का वितरण करते समय केवल क्षेत्रफल का ही ध्यान नहीं रखा जाता, वरन उनकी उर्वरता, औद्योगिक क्षमता तथा साधनों की प्रचुरता का भी ध्यान रखा जाता है। इथोपिया को हस्तगत करने की उग्र होड़ का समाधान 1906 में इथोपिया को ब्रिटेन, इटली और फ्रांस 3 समान प्रभाव क्षेत्रों में बांटकर किया गया था, अर्थात इथोपिया को 3 भागों में बांट दिया गया था। इसी प्रकार ईरान के संबंध में भी ब्रिटेन और रूस की प्रतिद्वंद्विता का परिणाम 1907 की आंग्ल रूसी संधि से निकला। इसमें दोनों पक्षों के लिए प्रभाव क्षेत्रों की एवं ईरान के एकमात्र अधिकार में एक तटस्थ क्षेत्र की स्थापना की गई। मॉर्गेंतो के अनुसार राजनीतिक समझौतों को जन्म देने वाली राजनीतिक वार्ताओं की सौदेबाजी भी अपनी सामान्यतम रूप का सिद्धांत ही है और इस प्रकार ये शक्ति संतुलन का अंग है। दूसरा, हस्तक्षेप, इंटरवेंशन। कभी कभी शक्तिशाली शक्ति संतुलन स्थापित करने की दृष्टि से अन्य राज्यों के आंतरिक मामले में भी हस्तक्षेप करना पड़ता है। एक देश शस्त्रीकरण, औद्योगिकरण एवं उत्पादन में वृद्धि करके शांतिप्रिय राज्य के स्थान पर आक्रामक राज्य बन सकता है, जिसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर होता है। अतः ऐसी स्थिति में अन्य राज्य या तो मूक दर्शक बनकर रह सकता है अथवा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कर सकता है। अगर हम 1886 में देखें और 1897 में देखें तो ग्रीस और टर्की के मामलों में महाशक्तियों ने इस उद्देश्य से हस्तक्षेप किया था। 1913 में अल्बानिया का स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए टर्की में दखल किया था और द्वितीय महायुद्ध के उपरांत ब्रिटेन ने जॉर्डन में किया था। अमेरिका ने ग्वाटेमाला, क्यूबा, लेबनान, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम में किया था। सोवियत संघ ने उत्तरी कोरिया, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया एवं अफगानिस्तान में किया था। इन सभी हस्तक्षेपों में हस्तक्षेप करने वाली शक्तियों के उद्देश्य स्वार्थपूर्ण थे और उन्होंने छोटे राज्य के हितों को अपने हितों की पूर्ति के लिए बलिदान करने में संकोच नहीं किया था। ये समस्त हस्तक्षेप यथापूर्ण स्थिति को बनाए रखने अथवा शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए किए गए। हस्तक्षेप की अंतिम उग्र स्थिति युद्ध होती है। ये युद्ध सदैव यथा स्थिति को बनाए रखने के लिए प्रारंभ किए जाते हैं, लेकिन हम अधिकतर देखते हैं कि युद्ध के बाद शक्ति संतुलन की स्थिति बदल जाती है। तीसरा, मध्यवर्ती राज्य। शक्ति संतुलन स्थापित करने का तीसरा तरीका है मध्यवर्ती राज्य, अर्थात एक ऐसा बफर स्टेट स्थापित किया जाए जो दुर्बलों और 2 बड़े गैर मित्र देशों के बीच में हो। ऐसे मध्यवर्ती राज्य का काम है दोनों बड़े अमित्र राष्ट्रों को अलग रखकर उनसे युद्ध छिड़ने की गुंजाइश कम करना। द्वितीय महायुद्ध के बाद विश्व 2 शक्तिशाली गुटों में विभक्त हो गया था और उनके बीच संतुलन स्थापित करने के लिए मध्यवर्ती राज्यों के अस्तित्व का महत्व बढ़ गया था, जो अवरोधक का काम करें। हॉल्स्टी के शब्दों में 2 शक्तिशाली राज्यों को संतुलित रखने के लिए मध्यवर्ती राज्यों की पट्टियों का भी महत्व होता है। मध्यवर्ती राज्य कई प्रकार के हो सकते हैं। तटस्थीकृत राज्य जैसे स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और इटली के बीच बहुत महत्व है स्विट्जरलैंड का। तटस्थ राज्य, उपग्रह राज्य और गुटनिरपेक्ष राज्य।
प्रथम महायुद्ध से पहले रूस और जर्मनी के बीच पोलैंड मध्यवर्ती राज्य था। बेल्जियम और हॉलैंड दोनों फ्रांस और जर्मनी के बीच मध्यवर्ती राज्य थे। भारत और चीन के बीच तिब्बत मध्यवर्ती राज्य था। चौथा, शस्त्रीकरण। मॉर्गेंतो के अनुसार जिन प्रधान साधनों के द्वारा एक राष्ट्र अपनी शक्ति से शक्ति संतुलन बनाए रखने अथवा उसको पुनः स्थापित करने का प्रयत्न करता है वो है अस्त्र शस्त्र। जब कोई राष्ट्र अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि करता है तब इसके प्रतियोगी राज्य भी इसकी बराबरी में आने के लिए शस्त्रों की प्रतिस्पर्धी में वृद्धि करता है। शस्त्रीकरण की ये होड़ यद्यपि संतुलन के लिए होती है तथापि इसके कारण गतिशील शक्ति संतुलन की स्थिति का निर्माण होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ में शस्त्रीकरण की प्रतिस्पर्धा कुछ ऐसी थी। शस्त्रीकरण से सदैव अस्थिर संतुलन का जन्म होता है, अतः राज्य निशस्त्रीकरण के लिए भी प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि निशस्त्रीकरण से शक्ति संतुलन स्थिर और अस्थायी बन सकता है। वस्तुतः निशस्त्रीकरण की समस्या शक्ति संतुलन के सिद्धांत से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है विभाजन और शासन, डिवाइड एंड रूल। शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए राज्य फूट डालने का भी प्रयत्न करता है जिससे उसके शत्रु आपस में ना मिल सकें, फूट डली रहें और वह कमज़ोर बने रहें। विभाजन करो और शासन करो की नीति का प्रयोग उन राष्ट्रों के द्वारा हुआ जिन्होंने अपने प्रतिस्पर्धियों को विभाजित करके अथवा उन्हें विभाजित रखकर निर्बल बनाने अथवा उसे बनाए रखने का प्रयत्न करें। फ्रांस की नीति, जर्मनी तथा शेष यूरोप के साथ सोवियत संघ की नीति आधुनिक समय में इस प्रकार की सबसे अधिक संगत और महत्वपूर्ण नीतियाँ हैं। इस प्रकार सोवियत संघ ने निरंतर यूरोप के एकीकरण की सभी योजना का विरोध इस मान्यता के साथ किया कि यूरोपीय राष्ट्रों की विभाजित शक्ति का एक पाश्चात्य गुट में एकत्रीकरण सोवियत संघ के शत्रुओं को इतनी शक्ति दे देगा जिससे उनकी सुरक्षा को खतरा हो जाएगा। अंतिम है मैत्री संधियाँ। मैत्री संधियाँ भी शक्ति संतुलन स्थापित करने का साधन है। पामर और पार्किंस के अनुसार ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राज्यों की प्रत्येक संधि का संबंध शक्ति संतुलन से है, चाहे उसका विस्तार क्षेत्रीय से हो, गोलार्धीय से हो या विश्वव्यापी से हो। अब हम बात करेंगे संतुलनकर्ता की द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंसर। शक्ति संतुलन की व्यवस्था दो पलड़ों के समान है और एक तीसरा तत्व होता है संतुलनकर्ता। ये उन राष्ट्रों का समूह होता है जो दूसरे की प्रतिस्पर्धाओं से अलग रहते हैं और दोनों बराबरी के पक्षों के लिए प्रलोभन पैदा करने वाले तीसरे पक्ष की भूमिका निभाते हैं। संतुलनकर्ता का किसी एक राष्ट्र अथवा राष्ट्रों के समूह की नीति से स्थायी रूप से तादात्म्य नहीं होता। उन ठोस नीतियों का विचार किए बिना जिनको संतुलन लाभ पहुंचाएगा, उनका एकमात्र ध्येय इस व्यवस्था में संतुलन बनाए रखना होता है। संतुलनकर्ता अगर हम देखें तो ये भव्य तटस्थता की स्थिति में रहता है, वे स्वेच्छा से असंबद्ध रहता है। जब तुला के दोनों पलड़े सफलता के लिए आवश्यक अतिरिक्त भार प्राप्त करने के लिए अपने भार के साथ इसके भार को मिलाने के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा करें तो इसे दोनों में से किसी भी पक्ष के साथ स्थायी गठबंधन नहीं करना चाहिए। संतुलन का धारक जागरूक तटस्थता की दिशा में प्रतीक्षा करते हुए ये अवलोकन करता है कि कौन सा पलड़ा डूबने वाला है, फिर ये उस पक्ष के साथ हो जाता है। तो इसका पार्थक्य भव्य है क्योंकि इसकी सहायता तथा सहायता का अभाव शक्ति संघर्ष में निर्णायक का काम करता है। इस प्रकार संतुलनकर्ता शक्ति संतुलन में महत्वपूर्ण स्थिति ग्रहण करता है। तुला की धारक विभिन्न तरीकों से शक्ति का प्रयोग करता है। पहला, ये एक या दूसरे राष्ट्र के साथ अपने सहयोग को संतुलन बनाए रखने अथवा पुनः स्थापना के लिए अनुकूल निश्चित शर्तों पर आधारित करता है। दूसरा, ये शांति समझौते के लिए अपने समर्थन को समरूप शर्तों पर निर्भर करता है। तीसरा, अंत में दोनों में से प्रत्येक स्थिति में ये देख सकता है कि शक्ति संतुलन को बनाए रखने के अतिरिक्त दूसरों की शक्ति संतुलन करने की प्रक्रिया में इसकी राष्ट्रीय नीति के उद्देश्य भी सफल हो जाते हैं। लुई 14वें के राज्यकाल में फ्रांस में और प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व के 10 वर्षों में इटली ने
यूरोपीय शक्ति संतुलन में संतुलनकर्ता की भूमिका निभाई थी। संतुलनकर्ता का विशिष्ट उदाहरण ब्रिटेन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये सूत्र हेनरी अष्टम का माना जाता है। वही अधिभावी होगा जिसका मैं समर्थन करूँगा। इस प्रकार संतुलनकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका है। कल हम अध्ययन करेंगे कि शक्ति संतुलन के क्या क्या लाभ हैं और क्या शक्ति संतुलन का सिद्धांत पुराना पड़ गया है। धन्यवाद।